नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या क्या अंतर होता है, या फिर दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठता है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक सरकार क्या होती है, मंत्रियों के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सरकार से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल उठते हैं दोस्तों, तो कोशिश करूंगा दोस्तों आज के वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब दे दूं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना होगा। अंत तक आते आते आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का एक वीडियो बनाया था, जिसके अंतर्गत हमने बारी बारी से तीनों के बारे में हमने चर्चा की थी और आपने बहुत ज़्यादा वो पसंद भी किया था। तो अब जानते हैं दोस्तों, कार्यपालिका दो स्तर पर होती है। एक होती है दोस्तों राज्य स्तर पर और एक होती है केंद्रीय स्तर पर। चूंकि आज हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों आज हम केंद्रीय कार्यपालिका की बात करेंगे। तो दोस्तों कार्यपालिका में आपने पढ़ा था कि सर्वोच्च जो होता है शिखर पर वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं और उसके बाद होते हैं हमारे प्रधानमंत्री और उसके बाद होते हैं हमारे मंत्रिपरिषद। आज की जो क्लास है दोस्तों वो बेसिकली इन्हीं दो टॉपिक पर हम बात करेंगे और साथ में लेंगे मंत्रिमंडल को, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटिव आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और गुप्त मतदान होता है दोस्तों। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा और क्या नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, और मैंने आपसे कहा भी था कि आप इन दोनों से कहीं से भी सवाल लगा करके देखें। अगर आपका एक भी सवाल गलत हो जाए दोस्तों तो आप कमेंट में बताना, या फिर आप चैनल छोड़कर चले जाना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेसिक से हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आज की जो चर्चा होगी दोस्तों मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रिमंडल की, तो दोस्तों ये वो सरकार का वास्तविक रूप होता है, जिन्हें आप प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं और जिनके लिए आप सीधे सीधे वोट डालते हैं। तो ये तो थे दोस्तों अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। आज जो चर्चा होगी दोस्तों वो चर्चा होगी जहां सीधे सीधे आप वोटिंग करते हैं, जहां सीधे सीधे आप सरकार चुनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम मंत्रिपरिषद से, ठीक है। अब देखो दोस्तों आर्टिकल 74 से शुरुआत होगी, अनुच्छेद 74, ठीक है। इसमें बताया गया है दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या करने के लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और उसके कार्यों का एक तरीके से सहायता करने के लिए, है ना, कार्यों में। कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान, मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये बात कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद 74 में है। उसके बाद दोस्तों इसी से रिलेटिव एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 75। इसमें बताया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और इसी में एक बात और है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। ये दो आर्टिकल दोस्तों मंत्रिपरिषद से ही है, जिसमें कि पहले में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसके कार्यों में सलाह देने के लिए भी एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में बताया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर आप
नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। एक तरफ दोस्तों मैं लिख देता हूं मंत्रिपरिषद, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, और प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, और एक तरफ मैं लिख देता हूं राष्ट्रपति। शिखर पर राष्ट्रपति है, लेकिन दोस्तों ये नाम मात्र की कार्यपालिका है और ये वास्तविक कार्यपालिका है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो जाती है तो यही मिलकर दोस्तों क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। क्या कहलाती है? यही वास्तविक सरकार होती है दोस्तों। ये जो अपनी नीतियां होती हैं या इसके जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे ये विधिवत रूप से करते हैं और प्रधानमंत्री को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं जो उनके अनुसार बताए गए होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह से सारे कार्य करता है। तो इसलिए दोस्तों वास्तविक जो शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद के पास या प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए दोस्तों इसी को वास्तविक सरकार कहते हैं और इसी को वास्तविक शक्ति कहते हैं। और नाम मात्र की शक्ति दोस्तों यहाँ से हमारे राष्ट्रपति महोदय में चली जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति क्यों होता है और मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री सहित ये वास्तविक शक्ति कार्यपालिका की कैसे इनके पास होती है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं की सहायता से राष्ट्रपति अपने कार्य करता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? आपने यहां पर पढ़ा कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि आप जानते हैं हर 5 साल बाद सांसद का चुनाव होता है। आपके क्षेत्र में भी होता होगा। आप वोटिंग करने गए, सांसद को वोट दिया, ठीक है, तो जिस पार्टी का वो सांसद था तो देश भर में उसी पार्टी के सांसद और भी क्षेत्रों में खड़े हुए थे। अब दोस्तों वो जीते और जीतने के बाद वो सांसद कहाँ चले गए? लोकसभा में चले गए, है ना, क्योंकि आपने अपने पसंदीदा सांसद को वोटिंग करके जिताया और देश भर से जितने भी सांसद जीत के आए वो सारे के सारे लोकसभा में चले गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्थायी सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा अस्थायी सदन होता है जो भंग होता है और हर 5 साल बाद इसका नया निर्माण होता है। जैसे कि आपने वोटिंग की और इसके अंदर जो सांसद चले जाते हैं, इसी में भी सांसद होते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर वोट नहीं करते हैं। यहाँ वोट कौन करते हैं ये चर्चा बाद में होगी, लेकिन आप पहले ये समझ लें कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। तो दोस्तों आपसे बार बार पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे क्या वो लोकसभा के ही सदस्य होंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा के ही सदस्य होंगे। ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है दोस्तों कि अगर वो चाहे तो सारे के सारे लोकसभा से ले ले, सारे के सारे राज्यसभा से ले ले, लेकिन दोनों सदनों से वो सदस्य चुन सकता है दोस्तों, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो। यानी कोई भी सदन का जो सदस्य होगा वो मंत्री बन सकता है। मंत्री ही नहीं बन सकता, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। कैसे बन सकता है इसका एग्जाम्पल आपने कुछ सालों पहले देखा होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भी वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए सदन का सदस्य होना, किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कुछ व्यक्तियों की लिस्ट बनाते हैं, सलाह से करते हैं ना राष्ट्रपति नियुक्ति, तो कुछ व्यक्तियों की लिस्ट बनाते हैं कि इतने व्यक्ति यहाँ से, इतने व्यक्ति यहाँ से, और वो मंत्रिपरिषद के लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं, यहाँ से सांसदों की और यहाँ से सांसदों की। ठीक है दोस्तों, कहीं से भी कर सकते हैं, वो उनके मन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो यही लिस्ट वो आमतौर पर राष्ट्रपति महोदय को दे देते हैं। और सामान्यतः हमारे देश में ये देखा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री द्वारा एक लिस्ट दी जाती है उन्हीं को मंत्रिपरिषद के लिए नियुक्त कर देता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है संख्या की। क्या मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं? ठीक है, तो दोस्तों लोकसभा की सदस्य का, लोकसभा के कुल सदस्य का
15% से अधिक नहीं। मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी दोस्तों वो कम तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा 15% से नहीं हो सकती। आप जानते हैं दोस्तों वर्तमान में 545 हमारे लोकसभा के सदस्य हैं और उसका जो 15% है, इतनी ही संख्या दोस्तों ये लगभग 74 से 75 के करीब निकल कर आती है, 70 से 75 के करीब निकल कर आती है। तो इतने ही सदस्य हमारे क्या बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि ये सदस्य जो होंगे मंत्रिपरिषद के, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 75 हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसी में दोस्तों मंत्रिपरिषद का विस्तार बताया गया है। तो इसी में हम आपको आगे बताते हैं कि आगे और क्या क्या बताया गया है। अब दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो गई है ना। अब दोस्तों 75 के दूसरे में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करेगी, कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के 3 में कहा गया है दोस्तों मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करेगी, और 75 के 3 में कहा गया है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आपने जाना दोस्तों अभी तक कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा एवं राज्यसभा से दोनों ही सदस्य चुने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब मंत्रिपरिषद बनकर तैयार होती है, जो कि हमारी लोकसभा सदस्य का 15% से अधिक नहीं हो सकती, तो इसमें दोस्तों मंत्रिपरिषद में दोनों सदनों से सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ये उत्तरदायी जो होगी दोस्तों, ये केवल लोकसभा के प्रति होगी। दोस्तों लोकसभा के प्रति क्यों होगी उत्तरदायी, इसका भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, ये जो है जनता का सदन है दोस्तों। क्या है, जनता का सदन है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सांसद चुन के गए थे वो आप लोगों ने चुने थे, अपने हित के लिए चुने थे। आपने ये जाना था कि ये व्यक्ति जिसको हम चुन रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र का सांसद जब बन करके आएगा दोस्तों, तो हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारे लिए अच्छी नीतियां बनाएगा और हमारे क्षेत्र को विकास की ओर ले चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जितने भी सदस्य आते हैं लोकसभा में वो आप ही के द्वारा चुनकर जाते हैं। इसलिए दोस्तों मंत्रिपरिषद जो होती है वो देश के विकास के लिए कार्य करती है, और देश के विकास में अगर कोई बाधा आती है तो जिन लोगों को आपने चुन करके भेजा है दोस्तों, ये उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब दोस्तों आपने जाना कि 545 लोकसभा के सदस्य थे। इसमें से मान लीजिए 50 व्यक्ति या 60 व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन जाते हैं, और राज्यसभा से भी 8-10 व्यक्ति आ जाते हैं और वो भी मंत्रिपरिषद का सदस्य या हिस्सा बन जाते हैं। तो बाकी जो लोग बचे दोस्तों कहलाते वो भी सांसद ही हैं, लेकिन दोस्तों वो उसका हिस्सा नहीं होते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे आते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में 2 पार्टियां चुनाव में खड़ी हुई हैं, आपने भरोसा करके एक को जिताया, वो जीत करके चला गया। या फिर एक दूसरा क्षेत्र ऐसा है जहां दूसरी पार्टी का कोई सांसद चुन करके चला गया है, अब वो जीत कर गया है, इसलिए दोस्तों वो भी लोकसभा में ही बैठेगा। लेकिन चूंकि जिसे आपने जिताया, जिस पार्टी के सांसद को आपने जिताया, उस पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आ गई है तो वो तो दोस्तों सरकार बनाएगी। लेकिन दोस्तों जो विपक्ष से व्यक्ति दूसरे क्षेत्र से जीत करके गया था, वो भी जीता हुआ ही सांसद होगा उसी लोकसभा में, लेकिन वो विपक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होती हैं मोटी मोटी बातें। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसलिए दोस्तों आपने जाना कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी होती है, क्योंकि दोस्तों वो जनता का सदन है। जनता ने अपने विश्वास मत से उसको जीता है, अपने विश्वास उनको दिया है ताकि ये हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 75 के 4 की। इसमें कहा गया है दोस्तों शपथ मंत्रिपरिषद जो शपथ लेगी, यानी जितने भी मंत्री होंगे दोस्तों वो सारे के सारे राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे। उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। चाहे वो
प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य हो। ठीक है, फिर आर्टिकल 75 का 5 है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये आपने अगर नोट नहीं किया हो तो इसको नोट कर लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। पिछहत्तर का 5 पढ़ रहे हैं हम। इसमें कहा गया है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है, बनने के लिए किसी एक सदन का, या आप इस तरीके से लिख लें संसद के एक सदन का, है ना, किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मतलब जैसे कि अभी आपने जाना संसद के 2 सदन होते हैं, तो ये तो आपके उसी समझ में आ गया होगा कि मंत्रिपरिषद का सदस्य तभी बन सकते हैं तब हम संसद में से किसी एक सदन के सदस्य हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो एक आगे बात लिखी है उसमें यह बताया गया है दोस्तों कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसके लिए जो अनिवार्य शर्त है वो ये लिखी गई है दोस्तों कि 6 माह के अंतर्गत, 6 माह के अंदर है ना, किसी एक सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना अनिवार्य है। कि कोई व्यक्ति अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य बन गया है तो उसको 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको उसी तारीख से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ मोटी मोटी बातें जो मंत्रिपरिषद के बारे में थी। अभी और डिटेल में चलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक जो आपको समझाया गया है वो आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आपने देखा है दोस्तों त्यागपत्र की एक प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, राष्ट्रपति हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा था, उपराष्ट्रपति हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा था। लेकिन दोस्तों अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो त्यागपत्र अगर कोई मंत्री देना चाहे तो वो किसे देगा? तो दोस्तों इसका जवाब है राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, त्यागपत्र अगर वो देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा। लेकिन दोस्तों अगर एक होता है त्यागपत्र जो अपनी इच्छा से दिया जाता है, ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा राष्ट्रपति को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री हो। अगर वो त्यागपत्र देगा तो वो राष्ट्रपति महोदय को देगा। दूसरी बात आती है दोस्तों इसमें अविश्वास मत। प्रस्ताव दोस्तों आपने राष्ट्रपति में देखा था उस पर महाभियोग लगाया जाता था पद से हटाने के लिए। आपने उपराष्ट्रपति में देखा था कि राज्यसभा का एक साधारण बहुमत चाहिए होता था जिस पर लोकसभा की मंजूरी मिल जाती थी, तो उपराष्ट्रपति अपना पद उसी दिन से त्याग देते थे। उसी क्रम में दोस्तों एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। ये दोस्तों अगर मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री पर लाया गया है, मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री पर लाया गया है, चाहे वो पीएम हो या फिर अन्य मंत्री हो, उन पर अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इसको मंजूरी अगर मिल जाती है, अगर ये पास हो जाता है, तो दोस्तों कब? जब पास हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसलिए अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट कर लें। आपके परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जाता है, क्या किसी एक मंत्री पर अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तब कौन त्यागपत्र देगा? प्रधानमंत्री या सिर्फ वही व्यक्ति जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है, या फिर पूरा मंत्रिपरिषद, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पूरा मंत्रिपरिषद, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ये सारा का सारा कार्य
जो हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, ये मंत्रिपरिषद ही करती है। इसलिए दोस्तों, इसके एक व्यक्ति पर भी अगर अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को उसी तारीख से त्यागपत्र देना होता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी आपके काम की। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जितने आपके डाउट थे सरकार को लेकर के वो अब तक क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब हम राज्य सरकार में जाएंगे वहाँ भी हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है, और उसके मंत्रियों के बारे में। लेकिन दोस्तों यहाँ हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों हम पढ़ रहे थे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। आमतौर पर दोस्तों इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, चूँकि दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा में जो भी सदस्य चुन करके जाते हैं, एक तो वो होते हैं लोकसभा में जो आपके द्वारा जाते हैं, एक वो होते हैं जो राज्यसभा में चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, और जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, राज्यसभा के कैसे चुने जाते हैं तो वो कहलाते हैं सांसद। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम राज्य में प्रवेश करेंगे, जब हम राज्य के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि जैसे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्य के अंतर्गत भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा अनिवार्य है, वहाँ पर विधान परिषद अनिवार्य नहीं है। अगर उस राज्य की विधानसभा चाहे तो संसद के पास अपना एक विधेयक या अपना एक बिल या अपना एक सलाह भेज सकती है कि हमें विधान परिषद चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब कर लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में, है ना। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जो ये 15% वाली बात थी अभी जो मैंने बताया था कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या होगी वो लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों ये 91वां संविधान संशोधन था, जो कि 2003 में हुआ था। ये आप ध्यान रखें, इससे भी सवाल आ जाता है। ठीक है, इससे भी सवाल आ जाता है। अब देखो दोस्तों, अब पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। आपने जाना मंत्रिपरिषद का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। और अगर हटाना हो तो भी प्रधानमंत्री ही सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि इस मंत्री को हटा दिया जाए, इनका त्यागपत्र ले लिया जाए। तो राष्ट्रपति वैसा ही करते हैं, यानी कि वो एक तरीके से कठपुतली का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। दोस्तों आपने जाना पीएम जो होता है, पहले हम पढ़ लेते हैं इनके मंत्रियों के बारे में, उसके बाद जानते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं, मंत्री पढ़ते हैं। तो दोस्तों मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं दोस्तों राज्य मंत्री, और एक होते हैं आपके उपमंत्री। ठीक है दोस्तों, ये मंत्री होते हैं। ठीक, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब ये कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह से ही होता है। तो प्रधानमंत्री उनमें से कुछ सदस्यों को महत्वपूर्ण मंत्रालय दे देते हैं, जैसे कि आपने देखा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि। ठीक है, तो दोस्तों जो ये महत्वपूर्ण, मतलब पहले चुनी हमने विधान परिषद, प्रधानमंत्री ने पहले क्या करा, पहले चुनी विधान परिषद। अब उसी विधान परिषद से क्या विभाग बांट दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो ये महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसको दिए जाएंगे, ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं, तो दोस्तों वो कहलाएंगे कैबिनेट मंत्री। यानी आप ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं, जो विभाग होते हैं, वो कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे जाते हैं। फिर होते हैं दोस्तों राज्य मंत्री। राज्य मंत्री होते हैं 2 प्रकार के। एक तो वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, मतलब इनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं, इन मंत्रियों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं, है ना। और एक होते हैं दोस्तों स्वतंत्र प्रभार। क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार।
ठीक है। स्वतंत्र प्रभार का दर्जा थोड़ा सा ऊंचा होता है, क्योंकि ये आमतौर पर तब भी नियुक्त कर लिए जाते हैं दोस्तों जब कोई कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है या वो अपने कार्य करने में समर्थ नहीं होता, तब दोस्तों उस विभाग को स्वतंत्र प्रभार को दे दिया जाता है और वो उसी विभाग को फिर संभालने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री आपने पहले सुना भी होगा और आज समझ भी लो। ठीक है, तो राज्य मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए और राज्य स्वतंत्र प्रभार। अब बचे दोस्तों उप मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं दोस्तों, यह विभाग का या मंत्रालय का प्रशासनिक कार्य देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रशासनिक कार्य देखते हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो 15 से 20 हो सकती है। इनकी जो संख्या होती है कैबिनेट मंत्री की वो 15 से 20 हो सकती है। तो दोस्तों मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा पूरा ये मिलकर क्या बनता है? मंत्री परिषद बनता है। ठीक है, इनमें से अगर एक के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है तो पूरे मंत्री परिषद को उसी दिन से क्या करना होगा? उसी दिन से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों आपके मन में जो सवाल चल रहा है वो सवाल ये चल रहा है कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने जाना मंत्रिपरिषद के जो केंद्र में था वो पीएम था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान था वो कौन था? प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था। अब दोस्तों इन्होंने अपनी सहायता के लिए, भाई सारे विभाग अकेले तो संभाल नहीं सकते, तो इन्होंने अपनी सहायता के लिए कुछ विभागों को बांटा और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनके लिए अनाउंस किया। ठीक है, वो जो महत्वपूर्ण विभाग के लिए व्यक्ति आए, सदस्य आए, मंत्री आए, उन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। अब दोस्तों कैबिनेट मंत्री की सलाह के लिए और उनकी गैर हाजिरी में कह लें, या अगर वो नहीं है तो उनकी जगह काम करने के लिए जो आए वो कौन आए? स्वतंत्र प्रभार आए। तो स्वतंत्र प्रभार और इनकी सहायता के लिए जो मंत्री थे उन सबको मिलाकर बना राज्य मंत्री। अब दोस्तों इन सबके जो विभाग होते हैं उन विभागों का प्रशासनिक कार्य करने के लिए जो मंत्रियों को नियुक्त किया गया दोस्तों वो कहलाए हमारे राज्य मंत्री, उपमंत्री। तो दोस्तों ये आपके सामने एक फिगर के रूप में सरकार का चित्र बनकर तैयार हो गया है। वास्तविक सरकार क्या होती है दोस्तों, ये आपके सामने है। वास्तविक सरकार मंत्री परिषद होती है, जिसके केंद्र में दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। उसकी सहायता के लिए दोस्तों कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की सलाह के लिए दोस्तों राज्य मंत्री होते हैं और इन सब का प्रशासनिक कार्य देखने के लिए दोस्तों उपमंत्री होते हैं। तो ये दोस्तों कहलाती है हमारी मंत्री परिषद। क्या कहलाती है? मंत्री परिषद, या फिर हम इसको कह सकते हैं सरकार। तो इस प्रकार दोस्तों सरकार का गठन होता है जो कि हमारे देश को विकास की ओर ले जाने का कार्य करती है। तो ये होता है दोस्तों मंत्री परिषद। अब समझते हैं दोस्तों मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि केंद्र में पीएम होता है और पीएम के जो सहायक होते हैं वो होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री। बस दोस्तों यही हमारा क्या कहलाता है? यही कहलाता है हमारा मंत्रिमंडल। ठीक है, और ये क्या थी दोस्तों? सरकार थी, या फिर इसको हम सरकार ना लिख करके मंत्री परिषद लिख देते हैं। ये थी मंत्री परिषद और ये है दोस्तों मंत्रिमंडल। अब दोस्तों इन दोनों में असमानता क्या है? दोस्तों समानता तो ये है कि यहाँ के व्यक्ति और यहाँ के व्यक्ति अलग अलग नहीं होते। इसी में के कुछ व्यक्ति मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर निर्माण कर रहे, तो समानता तो ये है। अब इसमें दोस्तों असमानता क्या है? तो असमानता के विषय में अगर हम बात करें तो असमानता दोस्तों ये है कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल का नाम नहीं था। पहली असमानता। 44वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 1978 में और 352 के अंतर्गत दोस्तों ये नाम जोड़ दिया गया मंत्रिमंडल। ठीक है, तो आज से आप याद रखेंगे कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल का नाम या मंत्रिमंडल का विषय नहीं था।
जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ दिया गया था। फिर दूसरी बात, जो सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं दोस्तों, जितने भी कार्य होते हैं विकास से संबंधित, वो निर्णय लेते हैं दोस्तों मंत्रिमंडल के सदस्य यानी प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश के सबसे व्यस्त व्यक्तियों में से होते हैं। प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो इन सारे मंत्रियों से मिलें और उनके कार्य को समझाएं। इसलिए दोस्तों प्रधानमंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों को बुलाते हैं, उनकी बैठक लेते हैं, देश की नीतियों के बारे में बताते हैं, देश की कार्य के बारे में बताते हैं, देश के योजनाओं के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई निर्णय लिया जाता है और यहाँ पर दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है। तो ये बनाते हैं नीतियाँ और यहाँ पर होता है उन नीतियों पर काम। ठीक है दोस्तों, यहाँ बनती है विधि और यहाँ होता है काम, यहाँ बनती है योजना और यहाँ होता है काम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का बेसिक अंतर क्या होता है। तो इसलिए दोस्तों पीएम इतने सारे व्यक्तियों को ना बुला करके केवल कैबिनेट मंत्रियों को बुलाते हैं और उनको अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं, सलाह लेते हैं। आमतौर पर जो सलाह बनती है वो देश हित में जारी कर देती है और मंत्रिपरिषद फिर उसी में काम करने में जुट जाती है। तो दोस्तों पीएम और कैबिनेट मंत्री से मिलकर जो एक मंत्रालय बनता है उसको कहते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा मंत्रिपरिषद जो कि वास्तविक सरकार होती है। इनके जो कार्य होते हैं दोस्तों, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। इसलिए दोस्तों जो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वो नीति किसकी थी, वो जो कार्य, वो जो योजना थी, वो किसके दिमाग की उपज थी, वो थी मंत्रिपरिषद के दिमाग की उपज, जिस पर हस्ताक्षर करे प्रेसिडेंट ने यानी कि राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति हो गया नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक जो कार्यपालिका है दोस्तों वो आपके समक्ष, आपके सामने है। अब दोस्तों मोटे मोटे इनके कार्य देख लेते हैं कि कार्य मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं। मंत्रिपरिषद के दोस्तों अगर आमतौर पर देखा जाए कार्य के बारे में देखा जाए तो दोस्तों पहला कार्य तो यही होता है राष्ट्रपति को सलाह देने का। राष्ट्रपति को सलाह देने का जो कार्य होता है वो मंत्रिपरिषद का ही होता है। सेकंड में आप रख सकते हैं दोस्तों कि ये नीतियां बनाते हैं। ठीक है, नीतियां कैसी बनाते हैं, वे नीतियां जो देश को विकास की ओर ले जाएं। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये मतलब नीतियों में योजनाएं भी आ सकती हैं। आमतौर पर ये देश हित में कार्य करने की नीतियां बनाते हैं, है ना, देश हित में योजनाएं, ये इनके मोटे मोटे कार्य होते हैं। अगर आप दोस्तों लोकतंत्र को समझते हैं तो आप जानते ही होंगे कि सरकार किस प्रकार की नीतियां बनाती है, किस तरीके से उनको अमल में लाया जाता है। तो दोस्तों आप मोटे मोटे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो कार्य होता है वो देश को एक विकास की ओर ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कितना वो अपने कार्य में सफल हुई, कितनी उसने देश के लिए भलाई के कार्य किए, या फिर कितना उसने देश को विकास की ओर ले जाया गया, ये तय करती है दोस्तों जनता जब 5 साल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद ने क्या देश के लिए किया या नहीं किया, इसका जो निस्तारण होता है वो हर 5 साल बाद हो जाता है। वो जनता अपने वोट से बता देती है कि आपने हमारे लिए क्या नीतियां बनाई और क्या हमारे लिए विकास किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो इसी तरीके के वीडियो और पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अगर दोस्तों कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कोई भी ऐसा सवाल आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों जो संविधान में हो और आपसे ना आए। अगर दोस्तों आप और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे आप प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाएं। राष्ट्रपति पढ़ें, उपराष्ट्रपति पढ़ें, मूल अधिकार पढ़ें, मूल कर्तव्य पढ़ें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ें, नागरिकता पढ़ें, जो भी पढ़ें दोस्तों वहाँ का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।